हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। लेकर आ चुका हूं आप लोगों की डिमांड पर मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम डिटेल से कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट से मतलब है यानी कि जब भारत के अंदर व्यापार करने के लिए यूरोपियन कंपनीज का आगमन होता है और भारत के अंदर ही आके बस जाती है, अपना शासन शुरू कर देती है। साथ ही इंपोर्टेंट बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, साथ ही कर्नाटक के बैटल डिटेल से कवर करेंगे और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट 1857 की क्रांति को भी डिटेल से आज ही के लेक्चर में कवर करेंगे। किसने शुरू की थी, कहां से शुरू हुई थी, क्या क्या इसके इफेक्ट रहे थे, इसके बारे में डिटेल से कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 2 मॉडर्न हिस्ट्री का आएगा, जिसमें हम सभी नेशनल मूवमेंट्स यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन डिटेल से कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर का भी वेट जरूर करिए। तो भाई एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। काफी टाइम के बाद हो रहा है, क्योंकि यार मेरी क्लासेस इतनी सारी रहती हैं ऑफलाइन में भी, तो टाइम नहीं मिलता है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो चलिए फटाफट लेक्चर को शुरू करते हैं। और हां, शेयर करा करिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो भाई फ्रेंड्स, जब भी बात आती है यूरोपियन कंपनीज की, तो माइंड में दो ही नाम सबसे पहले आते हैं। एक आता है हमारा अंग्रेज और दूसरे आते हैं फ्रांसीसी। लेकिन सच यह है कि भारत के अंदर 6 डिफरेंट यूरोपियन कंपनीज आई थी। 6 देशों से कंपनीज आई थी और उन्होंने यहां पर व्यापार करना शुरू किया था, जिसमें से एक मोस्ट पॉपुलर पुर्तगाल सबसे पहले आए थे, उसके बाद डच आए थे, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच और साथ ही स्वीडिश भी भारत के अंदर आए थे। लेकिन मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश और फ्रेंच इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने भारत के अंदर अपने शासन स्थापित करने की कोशिश की और काफी हद तक इन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया था। काफी हद तक क्या, अंग्रेजों ने तो पीछा ही नहीं छोड़ा था, ठीक है। और इनके पास पावर भी ज्यादा थी, पैसा ज्यादा था। इन्होंने भारतीयों को भी अपनी सेना में शामिल किया, बाहर से भी अपनी सेना लेकर आ गए और काफी स्ट्रेटजी इन्होंने यहां पर लगाई थी। इस वजह से सबसे इफेक्टिव जो व्यापार किया और शासन किया, फ्रेंच और अंग्रेजों ने किया, ठीक है। ये तो हम डिटेल से बात करने ही वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं भाई सबसे पहले भारत के अंदर कौन सी यूरोपियन कंपनी आई थी। सबसे पहले भारत के अंदर आए थे पुर्तगाल। अब एग्जाम में कई बार यह पूछ लिया जाता है कि यह क्रम बताओ कि भारत के अंदर कौन कौन सी यूरोपियन कंपनी आई थी, किस क्रम से आई थी, पहले कौन सी कंपनी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा फंड है। आपने पीडीएफ के बारे में सुना होगा, आप लोग डिजिटली कुछ भी पढ़ते हो, आप मुझसे पीडीएफ मांगने लगो, मोबाइल के अंदर आप पढ़ोगे। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होती है। तो पीडीएफ से इसको हम याद करेंगे। देखिए इसको थोड़ा सा पीडीएफ की जगह मैं यहां पर मॉडिफाई करके ई लगा दूंगा, ठीक है। तो इसको याद कर लेंगे, इससे पता चल जाएगा कि पहले कौन सी कंपनी आई थी, उसके बाद कौन सी आई थी। P4 हमारा हो गया पुर्तगाल। पुर्तगाल भारत के अंदर सबसे पहली कंपनी थी, जो कि 1498 में ही एक तरीके से आ गई थी, क्योंकि पुर्तगाल का एक यात्री, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह है वास्को डी गामा। 90 दिन की समुद्री यात्रा कर उसने भारत का रास्ता खोज लिया था और यह भारत के अंदर आ गया था। और इसी के बाद से भारत के अंदर और भी काफी सारे पुर्तगाली आए और इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाना भारत के अंदर शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सबसे पहला बिजनेस सेटअप करने वाला पुर्तगाल ही था भारत के अंदर। डिटेल से बताऊंगा, निश्चिंत रहिए। दूसरा है हमारा पीडी के बाद डी आता है, पी के बाद तो डच भी आए थे भाई। अंग्रेजों से पहले भारत के अंदर डच आ गए थे। टेक्निकली अगर देखें, मूसलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, कंपनी लगाई थी। मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। कुछ टीचर, कुछ बुक के अंदर आपको यह भी लिखा मिलेगा कि पुर्तगालों के बाद अंग्रेज भारत के अंदर आए थे। हां, ये सही है, अंग्रेज भारत के अंदर आए थे। उनकी नजर भारत के व्यापार पर पहले पड़ गई थी। लेकिन जो डच थे, उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी लगभग 1605 में ही भारत के अंदर डाल दी थी, मूसलीपट्टनम के अंदर, जबकि अंग्रेजों ने लगभग 1611 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी, लगभग केरला के अंदर। इसी वजह से माना जाता है कि डच भारत के अंदर पहले आए थे, क्योंकि इन्होंने पहले व्यापार शुरू कर दिया। अब तीसरे नंबर पर आए थे ई, अंग्रेज आए थे, 1602 में आए थे। सूरत के अंदर इन्होंने लगभग 1613 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोल दी थी। फिर डेनिश आए थे, जो कि इतना इफेक्टिव व्यापार नहीं कर पाए, भारत के अंदर ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी त्रावणकोर में खोली थी, जो कि केरला के अंदर उस टाइम पर एक राजवंश था, त्रावणकोर, ठीक है। और लास्ट में आए थे फ्रेंच 1664 में। सूरत में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। इनके बाद स्वीडिश भी आए थे, जो कि सेटअप नहीं कर पाए। 1754 के आसपास बोरिया बिस्तर बांधा और वो निकल गए, लेकिन ये ज्यादा दिन तक टिके। अब देखिए, सवाल यह भी बनता है भाई सबसे पहले कि ये भारत के अंदर ही क्यों,
ये यूरोपियन देश भारत के अंदर क्यों आए, इन्होंने भारत के अंदर व्यापार करना क्यों शुरू किया, इनकी नजर कैसे पड़ी भारत के ऊपर, अंग्रेजों की, फ्रेंच की, डच की। सबसे बड़ा इसका रीजन ये है कि यूरोपियन कंट्री, जितने भी यूरोपियन कंट्री थे, उनमें भारत का सूती कपड़ा और भारत के मसालों की जबरदस्त मांग थी। सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा था भारत का मसाला और भारत का सूती कपड़ा। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज की नजर पड़ गई भारत के ऊपर, पुर्तगालों की, डच की, अंग्रेजों की, फ्रेंच की, कि भाई भारत के अंदर जाया जाए, क्यों ना खुद की फैक्ट्री लगाया जाए, व्यापार करा जाए, हम भारत के अंदर बनाएंगे, मसाले बनाएंगे, सूती कपड़ा बनाएंगे और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे। इससे कमाई ज्यादा होगी क्योंकि हम ही बना रहे और हमारे ही लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब भारत को निचोड़ के खा जाओ, बिल्कुल ये सोच रहे थे। तो ये बड़ा कारण था कि भारत के अंदर इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। अब सवाल ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया जब 1498 में पुर्तगाल पहले आए, इन्होंने व्यापार करने की सोची क्योंकि इन्हें पता चला कि भारत के अंदर सूती कपड़ा और मसाले पसंद किए जा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में। तो कौन कर रहा था इनसे पहले व्यापार? डेफिनेटली अगर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर मसाले और सूती कपड़ा की अवेलेबिलिटी करा दी किसी ने, तो कौन था वो? यस, अरब थे। भारत के अंदर इनसे पहले अरब व्यापार कर रहे थे, भले ही छोटे लेवल पर व्यापार कर रहे थे, लेकिन वो भारत से एक्सपोर्ट कर रहे थे मसाले और सूती कपड़ा। उसके बाद इनकी नजर पड़ गई। ठीक है, तो चलिए डिटेल से कवर करते हैं। आई होप बेसिक लेवल आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी चीजें, कंपनी का शासन वगैरह आगे बताता चलूंगा, थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं। मुगलों का क्या हुआ? मुगल भी तो थे भाई, ठीक है, 1700 के आसपास तो मुगल थे, उनका क्या हुआ वो भी बताऊंगा। क्योंकि पहली यूरोपियन कंपनी तो पुर्तगालों ने लगभग 1500 के स्टार्टिंग में ही भारत के अंदर खोल दी थी, और तब तक तो भारत के अंदर मुगल आए भी नहीं थे। और जो मुगल का आखिरी शक्तिशाली शासक माना जाता है वो था औरंगजेब, जिसने लगभग 1707 तक शासन किया। तो उनका क्या हुआ? ठीक है, उन्होंने मना नहीं किया अंग्रेजों को, फ्रेंच को आने से। सबसे बड़ा कारण जो रहा ना, भारत अंग्रेजों का गुलाम बना, वो एक तरीके से ये कहेंगे इन्हीं राजा महाराजाओं की गलती से बना। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ी मूर्खता दिखा दी उस टाइम पर, जिसके वजह से वो यहां कब्जा करके बैठ गए और भारत गुलाम बन गया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही अनुमति दी थी इन्हें व्यापार करने के लिए, इनके बीच में समझौता हुआ, हां तुम यहां पर व्यापार करो, अपनी कंपनी लगाओ, लेकिन यहां पर व्यापार करने के लिए हमें टैक्स आपको देना पड़ेगा। टैक्स ये दे रहे थे, धीरे धीरे टैक्स देना बंद किया मुगलों को, और फिर अपना शासन किया और मुगलों को हटाया, और बस अंग्रेजी शासन, फ्रेंच शासन यहां पर चल गया। तो बहुत बड़ी कमी थी इनकी भी एक, तो वो किस्सा आगे बता ही रहा हूं। तो भाई पुर्तगाल भारत के अंदर सबसे पहले आए। तो वास्को डिगामा स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है कि भारत के अंदर आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वास्को डिगामा 1498 में आया। 90 दिन की इसने समुद्री यात्रा की और भारत का रास्ता खोजा। ये देखिए, ये यहां पर देख रहे हैं लिस्बन, ये है राजधानी पुर्तगाल की। यहां से चला, इस रास्ते से आया 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 और यहां पर भारत के कालीकट पर ये उतरा। ठीक है, यहाँ का जो हिंदू राजा था उसने इसका स्वागत किया, प्रॉपर इसको यहाँ पर बैठाया, बातचीत की। उसके बाद थोड़ा डिटेल से चलते हैं। अब जैसे ही वास्को डिगामा भारत के अंदर आया, तो यहीं से ही पुर्तगाली भारत के अंदर आना शुरू हो गए और यहीं से एक तरीके से बिजनेस शुरू हो गया, व्यापार करने की इन्होंने ठान ली थी। उसके बाद पुर्तगाली पहला वायसरॉय जो भारत के अंदर बना वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये था पहला पुर्तगाली भारत के अंदर वायसराय बनने वाला। उसके बाद जो भारत के अंदर पुर्तगालियों का सबसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी कि भारत के अंदर जो पुर्तगालों की स्थापना हुई, जो उनका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो माना जाता है अल्फांसो डी अलबुकरक, अजीब सा नाम है इसका। ये है, ये वास्तविक संस्थापक, ये दूसरा वायसरॉय था पुर्तगाल का भारत के अंदर। ये दो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने ज्यादा डेवलपमेंट दिखाई। ठीक है, इसने लोगों को राय दी, पुर्तगाली के जो लोग थे, स्पेशली जो मर्द लोग थे, उनसे कहा कि भारत के अंदर जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, भारत की महिलाएं हैं, उनसे विवाह करो। इससे क्या होगा? इससे पुर्तगाली का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे हम भारत को कवर कर लेंगे अगर तुम ऐसा करोगे। तो ऐसी ऐसी चीज इसने की, इसीलिए अल्फांसो डी अलबुकरक, यार क्या नाम है भाई, अल्फांसो डी अलबुकरक को वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का भारत के अंदर।
और साथ ही इसने आदिल शाह से 1510 में गोवा को भी छीन लिया था। वो कहानी मैं आपको बता ही रहा हूं। देखिए एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। काफी लोग की शिकायत है कि भैया आप पॉइंट नहीं लिखते, ठीक है, हमें नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है। देखिए पॉइंट्स आप यहां से लिख सकते हैं, वैसे हम तो स्टोरी की तरह ही चलेंगे। अब देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में बात करते हैं। भारत के अंदर पहला पुर्तगाली वायसरॉय था। इसने क्या किया, ये चीजें आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसने जब कंपनी स्थापित हुई पुर्तगालियों की भारत के अंदर, उसका नाम क्या था? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि जो पुर्तगाली कंपनी स्थापित हुई भारत के अंदर, उसका नाम बताइए। तो इनका नाम था एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया के नाम से पुर्तगालियों की कंपनी भारत के अंदर स्थापित हुई। इन्होंने 1503 के अंदर पुर्तगाल की जो पहली राजधानी बनाई, वो बनाई इन्होंने कोचिन को, ठीक है। यहीं पर इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली। यहीं से ही इन्होंने व्यापार करना शुरू किया, ठीक है। यह भी कह सकते हैं कि पुर्तगालों ने भारत के अंदर अपनी पहली व्यापारिक राजधानी बनाई कोचिन 1503 में। उसके बाद 1510 में चलो वो मैं आपको आगे बताता हूं। और साथ ही जो वायसरॉय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी भी शुरू की थी। यानी कि ये अपने आप को सागर का स्वामी समझ बैठे थे कि सागर हमारा है, हम यहां पर बिजनेस करेंगे। इन्होंने भारत के अंदर जो टापू थे उनके ऊपर बड़े बड़े किले बनाने के बजाय इन्होंने वहां पर बिजनेस व्यापार को ज्यादा फैलाया, ठीक है। इसलिए उसी को ही ब्लू वाटर पॉलिसी माना गया था कि जहां तक नीला पानी दिखाई दे रहा है वो पुर्तगालों का ही है। अब अल्फांसो डी अल्बुकरक, ये है इसका नाम, में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मैंने आपको बता दिया क्या क्या कारनामे किए इसने, ठीक है। अल्बुकरक ने बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया था, ठीक है। बीजापुर जो कि शायद छत्तीसगढ़ नहीं कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या हाँ कर्नाटक के अंदर बीजापुर, जो कि आज विजयपुर के नाम से जाना जाता है, बीजापुर पड़ता था कर्नाटक के अंदर। वहां का एक शासक था यूसुफ आदिल शाह। 1510 में गोवा उसके अधीन था। लेकिन अल्फांसो डी यार ये बड़ा परेशान कर रहा है इसका नाम, अल्फांसो डी अल्बुकरक ने 1510 के अंदर इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था, गोवा के ऊपर अधिकार कर लिया था। और इन्होंने आगे चलकर पुर्तगालियों की जो राजधानी बनाई भारत के अंदर, वो गोवा को ही इन्होंने बनाया था। और फैक्ट ये है कि 1510 पर पुर्तगालियों का गोवा के ऊपर कब्जा हुआ और 1961 तक पुर्तगालियों का गोवा के ऊपर कब्जा रहा। यानी कि 1947 में जब भारत आजाद हो गया था, तब भी पुर्तगाली भारत के अंदर थे और गोवा उनके अधीन आता था। तब भारत सरकार ने इनसे रिक्वेस्ट भी की कि गोवा को छोड़ दे, गोवा के ऊपर भारत सरकार का अधिकार होना चाहिए, लेकिन ये नहीं माने। भारत ने एक टुकड़ी तैयार की अपनी सेना की और उन्होंने लिया, मतलब अपने हक से लिया गोवा को और पुर्तगालियों को खदेड़ दिया लगभग 1961 तक। यानी कि भाई पुर्तगाली इतने 1498 में आए और 1961 तक भारत के अंदर है। यानी कि सबसे पहले आए और सबसे बाद में भारत से गए, ठीक है। आए थे व्यापार करने और यहां राज करने बैठने की कोशिश कर रहे थे। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए या फिर आपको पता होना चाहिए, भारत के अंदर जो आलू की खेती, भारत के अंदर तंबाकू की खेती, भारत के अंदर जहाज निर्माण का कार्य, भारत के अंदर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, ये सभी पुर्तगालियों ने की। ये कह सकते हैं ये सभी चीजें भारत के अंदर पुर्तगालियों की देन है। प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना हुई थी वो लगभग 1556 के अंदर हुई थी, सबसे पहले भारत के अंदर 1556 में भारत के अंदर पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। और 1515 में गोवा के अंदर भारत का पहले चर्च की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। नाम था सेंट जेवियर्स। ये देखिए प्रथम चर्च सेंट जेवियर जो कि गोवा के अंदर है, ये भारत का पहला चर्च था, है, जिसकी स्थापना भी पुर्तगालियों ने की थी। खुद को स्वामी सागर का स्वामी ये मानते थे। फ्रेंड्स, इससे आगे बात आती है रियल रिवॉल्यूशन की, यानी कि इंडस्ट्री क्रांति की, ठीक है। क्योंकि अब एंट्री मारेंगे डच और अंग्रेज। डच आ जाएंगे भारत के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, आते हैं अपना व्यापार सेटअप करते हैं, जहां पर मैंने आपको बताया था शायद सूरत के अंदर, और काम करना शुरू कर देते हैं। पुर्तगालियों के ऊपर थोड़ा
दबाव डालते हैं, उनसे उनकी कुछ कंपनीज छीनने की कोशिश करते हैं, उनका व्यापार छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन काम कर रहे थे। अब बात आती है अंग्रेजों की। अंग्रेजों की एंट्री भारत के अंदर कैसे हुई, इनको कैसे पता चला कि भारत के अंदर व्यापार किया जा सकता है और हमें भी जाना चाहिए। देखिए, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, पुर्तगालियों ने तो अपना बिजनेस सेटअप कर लिया था भाई 1500 से ही। तो भारत से एक जहाज जा रहा था, ठीक है, माल का भरा हुआ जहाज जा रहा था पुर्तगाल लिस्बन में। वहां पर पुर्तगाल के आसपास ही एक अंग्रेज था, नाम याद नहीं आ रहा है, उसने उसके ऊपर अटैक किया और वो जहाज लूट लिया, ठीक है। उसमें काफी सारे दस्तावेज भी मिले, काफी सारा धन भी मिला और काफी सारा जो माल जा रहा था, मसाले, सूती कपड़ा, तंबाकू वगैरह, आलू वगैरह, ये सभी चीज जा रही थी। ये जब उसने देखा और दस्तावेज देखे तो इसे पता चला कि हाँ भाई, भारत में जबरदस्त खजाना छिपा हुआ है, भारत के अंदर व्यापार किया जा सकता है, भारत के अंदर हमें भी व्यापार करना चाहिए। ये बात है लगभग 1557-58 के आसपास की। उसके बाद 1599 में लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर एक ब्रिटिश के अंदर बैठक बुलाई जाती है, जिसमें यह तय होता कि हाँ, भारत के अंदर बिजनेस का स्कोप है, व्यापार का स्कोप है, हमें भी भारत के अंदर बिजनेस सेटअप करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, उस टाइम पर इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश की जो महारानी थी एलिजाबेथ, इन्होंने 15 साल के लिए अधिकार पत्र दे दिया कि हां, हम भारत के अंदर 15 साल के लिए व्यापार करेंगे। अधिकार पत्र लिया था 15 साल के लिए और वहीं पर जम के बैठ गए 200-300 साल के लिए, ठीक है। कौन कौन सी कंपनी को, लगभग 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के अंदर स्थापना हो गई थी, यानी कि 1599 में वो बैठक हुई जिसके बारे में बताया, और 1600 में इन्होंने एंट्री कर दी भारत के अंदर, और 1611 में इन्होंने पहली अपनी कंपनी भी खोल दी थी कोचिन के अंदर शायद। फिर 1613 में इन्होंने सूरत के अंदर अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली, ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए, पहला जो जहाज आया भारत के अंदर, अंग्रेजी जहाज, उसका नाम क्या था? उसका नाम था रेड ड्रैगन। मेरे सामने भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि पहला अंग्रेजी जहाज भारत के अंदर आया था, उसका नाम बताइए, तो उसका नाम था रेड ड्रैगन, आप भी याद रखिएगा, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट है पॉइंट, उस टाइम पर 1600 के आसपास, आपको पता है 1627 तक शायद जहांगीर ने राज किया भारत के अंदर, मुगल शक्तिशाली शासक था, ठीक है, अकबर का पुत्र था जहांगीर। उस टाइम पर जहांगीर राज कर रहा था, गद्दी पर बैठा था, मुगल शासन चल रहा था। उस टाइम पर एक अंग्रेज सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 में सम्राट जेम्स प्रथम ने अपना एक दूत भेजा जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। एग्जाम में कई बार आता है कि मुगल शासक जहांगीर के राज दरबार में आने वाले अंग्रेजी दूत का नाम बताइए। उस दूत का नाम था कैप्टन हॉकिंस, जो कि मुगल शासक जहांगीर से अनुमति लेने आया था, क्या हम भारत के अंदर अपना व्यापार सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। और जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस के साथ फारसी में बात की, कैप्टन हॉकिंस ने भी जहांगीर के साथ फारसी में बात की, क्योंकि मुगलों की जो भाषा थी वो फारसी थी। और इसके बाद से ही जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को अनुमति दे दी थी कि हाँ, तुम अपनी व्यापारिक कोठी खोल सकते हो, अपनी फैक्ट्री यहां पर लगा सकते हो, लेकिन तुम्हें हमें उसका प्रॉपर टैक्स देना पड़ेगा। बात हुई थी टैक्स की, लेकिन इस चीज में ये हल्के पड़ गए मुगल कि इन्होंने प्रॉपर दस्तावेज वगैरह साइन वगैरह नहीं किए होंगे, जैसे कि आजकल प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, प्रॉपर एग्रीमेंट वगैरह होता है। इसीलिए आए थे व्यापार करने और भारत के ऊपर कब्जा करने बैठ गए, ठीक है। तो यहां से शुरू होता है अंग्रेजों का व्यापार। 1613 में इस सम्राट जहांगीर अनुमति से 1613 में इनको अनुमति मिल गई थी, मतलब अनुमति तो कैप्टन हॉकिंस को मिल गई थी, लेकिन 1613 में सम्राट जहांगीर की अनुमति से अंग्रेज सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त होती है और कर भी लेते हैं 1661 में। अब देखिए अंग्रेज कैसे पुर्तगालियों के ऊपर भारी पड़ते हैं। पुर्तगालों ने अपना बढ़िया बिजनेस सेटअप कर रखा था, 1500 से लगे हुए थे, 100 साल उनको हो चुके थे, क्योंकि 1600 में अंग्रेजों की एंट्री होती है। तो ऐसा क्या कारण बना कि अंग्रेज भारत के अंदर शासन करने लग गए, अंग्रेज ज्यादा पावरफुल हो गए पुर्तगालियों से, क्योंकि टेक्निकली अगर देखें पुर्तगालियों के अंदर ज्यादा पावर होनी चाहिए थी, उन्होंने बिजनेस सेटअप कर रखा था। लेकिन जब अंग्रेज आते हैं, धीरे धीरे पुर्तगालियों की फैक्ट्री कम होती चली जाती है, पुर्तगालियों ने जो एरिया कवर कर रखा था वो कम होता चला जाता है, पुर्तगालियों का व्यापार छोटा हो जाता है और अंग्रेजों का व्यापार बढ़ने लगता है। इसका मेन कारण मैं आपको बताता हूं, वो यहां पर लिखा हुआ है। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय का विवाह
पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से हुआ। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई दहेज में दे दिया। ठीक है भाई, विवाह कर लिया पुर्तगाली राजकुमारी से, तो पुर्तगालों ने बंबई ही दे दिया दहेज में कि लो भाई बंबई पर तुम्हारा अधिकार है। बंबई के अंदर जो हमारी व्यापारिक कोटी फैक्ट्री है वो भी अब तुम्हारी है, उनको तुम ही चलाओ, वहीं कपड़ा बनाओ, वहीं आप मसाले वगैरह जो भी आपको बनानी है बनाओ। वो इसी वजह से यही एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से पुर्तगाल यहां पर छोटे पड़ते चले गए। अंग्रेजों ने भी टेक्निक लगा ली कि भारत के अंदर अगर बसना है तो भारत की जो महिलाएं हैं उनसे विवाह करो, साथ ही पुर्तगाली जो महिलाएं हैं उनसे भी विवाह करो, क्योंकि भाई दहेज में माल मिल रहा था, बंबई की बंबई मिल रही थी, हो सके कि पूरा भारत ही मिल जाए और पुर्तगाल बाहर चला जाए। तो जो पुर्तगालियों ने टेक्निक लगाई थी स्टार्टिंग में कि भारतीय महिलाओं से विवाह करो तभी पुर्तगाली यहां पर जम पाएंगे, तो इन्होंने अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के ऊपर यह टेक्निक लगा दी कि पुर्तगाली जो महिलाएं हैं उनसे विवाह करो। ठीक है, तभी हम पुर्तगालियों के ऊपर दबाव बना पाएंगे, तभी हम उनका बिजनेस हड़प पाएंगे। तो ये पूरा फंडा चल रहा था। अंग्रेजों ने अपना बिजनेस सेटअप किया। उसके बाद आती है भाई फ्रांसीसी। वैसे तो डेन भी आती है लेकिन डेनों ने इतना कुछ नहीं किया। डेनिसाई अपनी फैक्ट्री लगाई, लगभग 1600 के आसपास ही शायद उन्होंने लगाई, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। कुछ ही टाइम बाद अंग्रेजों ने उनके साथ युद्ध लड़ा, उनको खदेड़कर भारत के व्यापार से बिल्कुल अलग कर दिया, उनकी जो फैक्ट्री वगैरह थी वो हथिया ली। ठीक है, वो पॉइंट नहीं है। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और ये पूरी तरीके से सरकारी कंपनी थी, यानी कि सरकार का अधिकार था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम था वो कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस। ठीक है, ये फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। ये पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी। फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में 1668 ईस्वी में सूरत में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई, यानी कि फ्रांसीसियों का भी जो ध्यान पड़ा वो सूरत के ऊपर ही पड़ा कि भाई सूरत, क्योंकि सबसे बड़ा बिजनेस हब आज भी सूरत ही माना जाता है और पहले भी सूरत ही था। फ्रांसीसी महानिदेशक मार्टिन ने पांडिचेरी में फोर्ट लुई की स्थापना की। फोर्ट लुई एक किला था, ठीक है, फ्रांसीसियों का। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए युद्ध कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसियों के और अंग्रेजों के बीच में बहुत सारे युद्ध लड़े गए, क्योंकि अंग्रेज भी भाई बढ़िया व्यापार सेटअप करके बैठे थे और पावर इनके पास थी। उधर फ्रांसीसी भी अपना बढ़िया बिजनेस सेटअप करके बैठे थे, पावर भी उनके पास थी, धन भी था, पैसा भी था। तो दोनों के बीच में बिजनेस को लेकर खूब लड़ाई हुई, व्यापार करने को लेकर खूब युद्ध हुए। ज्यादातर जो युद्ध हुए वो कर्नाटक के अंदर ही हुए, क्योंकि कर्नाटक एक जगह थी जहां पर एक शासक था, एक नवाब था वहां का। ठीक है, उसकी गद्दी को लेकर वहां पर बहुत ज्यादा युद्ध हुए इनके आपस में। तो इनके बीच में जो युद्ध हुए उनको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1760 में फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसको वांडीवास के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें फ्रांसीसियों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया था। 1760 में फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने बैटल ऑफ वांडीवास के बाद भारत के व्यापार से बाहर कर दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि फ्रांसीसी भी भारत के अंदर नहीं टिक पाए थे इतने दिन, भले ही स्ट्रॉन्ग थे, व्यापार बढ़िया सेटअप कर लिया था, क्योंकि 1664 में आ गए थे और 1760 में जब बैटल ऑफ वांडीवास हुआ तब फ्रांसीसी पराजित हो गए अंग्रेजों से और अंग्रेजों ने इनसे पूरा व्यापार छीन लिया भारत का और इनको खदेड़कर बाहर किया। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति सर आयरन, बेकार है, कोई फायदा नहीं है इसका। ठीक है, ये अनइंपोर्टेंट है, बात कर रहे थे हम इंपोर्टेंट की। ठीक है, तो भाई अब देखिए पुर्तगाल आए, अपना बिजनेस कर रहे, हालांकि अंग्रेजों ने काफी हद तक बिजनेस हथिया लिया और पुर्तगालियों का पहले बिजनेस डच ने हथियाया। पुर्तगाल आए, डच आए, डच ने पुर्तगालियों का कुछ बिजनेस हथियाया, अपनी पावर जमाने की कोशिश करी। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों का बिजनेस हथियाया, कुछ पुर्तगाली महिलाओं से विवाह किया, दहेज में मिल गया, इसलिए पावर बढ़ती चली गई। और जो डच थे उनके साथ भी युद्ध हुआ और डच से भी काफी हद तक अंग्रेजों ने बिजनेस हथिया लिया। एक तरीके से अंग्रेजों ने डच को भी भारत के व्यापार से अलग कर दिया था। तो पुर्तगाल तो है लेकिन छोटे लेवल पर है, डच बीच में से हट गया, उनके ऊपर आ गया अंग्रेज। अंग्रेजों के बाद कौन आए? डेनिसाई। अंग्रेजों ने उनसे भी
व्यापार छीन लिया और उनको भागा दिया। उसके बाद फ्रेंच आए 1664 के आसपास, बैटल ऑफ वंडीवा 1760 में हुआ, जहां पर फ्रांसीसियों को भी भारत के व्यापार से अंग्रेजों ने अलग कर दिया। अब कौन बच गया भारत के अंदर? पुर्तगाल ही बच गए, और कौन बच गया? अंग्रेज बच गए। ठीक है, ये दो बचे हुए हैं। पुर्तगालों की पावर कम थी, वो अपना व्यापार में ही लगे रहे। अब बात आती है अंग्रेजी शासन की। इनके दिमाग में आ गया कि अंग्रेजों का ही शासन क्यों ना हो, क्योंकि इस पोजीशन पे आकर, इस सिचुएशन में आकर अंग्रेजों ने जिनके साथ समझौते किए थे, मुगलों के साथ समझौते किए थे, कुछ नवाबों के साथ समझौते किए थे, ठीक है, उनको टैक्स देने के वायदे किए थे, क्योंकि उसी शर्त पर इन्होंने अपनी कंपनियां यहां पर खोली थी। अब उनको भी अंगूठा दिखा दिया था अंग्रेजों ने, उनको भी टैक्स देना बंद कर दिया था, अपनी मनमानी करने लग गए थे, अपनी सेना बनानी शुरू कर दी थी। कंपनी शासन यहां से शुरू हो गया था। जब अंग्रेजों को लगा कि फ्रांसीसी हमसे हार गए, हमसे डच हार गए, हमसे पुर्तगाल हार गए, अब हम ही हम हैं, तो यहां से कंपनी शासन शुरू हो गया। कंपनी की सेना बननी शुरू हो गई। उस सेना में भारतीय भर्ती होने लग गए, भारतीय शामिल होने लग गए। ठीक है, अब क्या हुआ? कंपनी की सेना बन गई। अब जो मुगल शासक थे या फिर जो नवाब थे, नवाब क्या थे और मुगल शासक कहां थे उनका बताऊंगा। उनके बीच में उनको पता चल गया कि भाई अंग्रेज, हमारी गद्दी खतरे में है, अब अंग्रेजी शासन करेंगे, हम तो गए। तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया कि किसी तरीके से अंग्रेजों को हम खदेड़ दें। तो यहां से शुरू होता अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में संघर्ष, जो कि 1947 तक ही चलेगा, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास आधुनिक भारत के इतिहास से पहले खत्म होता है। वहां पर मुगल साम्राज्य आता है। ठीक है, लगभग 1526 में बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, और मुगल साम्राज्य भारत के अंदर अखंड भारत का निर्माण कर देता है, यानी कि पूरे भारत के अंदर मुगल साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य होता है और उसी की पावर चल रही होती है। आखिरी शक्तिशाली मुगल साम्राज्य यानी कि मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था, जो कि 1707 तक गद्दी पर बैठा। आखिरी शक्तिशाली मुगल शासक था ये। और 1400 में लगभग पुर्तगाली आ गए थे, और 1600 में ये आखिरी शासक कौन है? औरंगजेब। ठीक है, और लगभग 1600 में अंग्रेज भारत के अंदर आ गए थे। तो साथ ही साथ मुगल शासक भी चल रहा है, शासन भी चल रहा है, और साथ ही साथ अंग्रेजों की कंपनी का शासन भी यहां पर चल रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है? उसके बाद गद्दी पर बैठता है इसका पुत्र, जो कि नाम था शाह आलम करके कुछ नाम था, शायद बहादुर शाह फर्स्ट, प्रथम, वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, अब वो इतना शक्तिशाली नहीं था, वो इतना योग्य नहीं था। देखिए इसके बाद, यानी कि ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कौन है? बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय इसको कहते हैं, जो कि 1857 तक जिसने राज किया, और 1857 के बाद इसको अंग्रेज बंदी बनाकर रंगून ले गए थे। उसके बाद इसका क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। ठीक है, आखिरी शासक तो मुगल का ये था, और आखिरी शक्तिशाली शासक औरंगजेब था। अब औरंगजेब और बहादुर शाह जफर के बीच लगभग 12 और मुगल शासक गद्दी पर बैठे, जो कि अयोग्य थे, यानी कि शक्तिशाली नहीं थे, उनके पास इतनी पावर नहीं थी। जब इसका पुत्र गद्दी पर बैठा औरंगजेब का, तो वो शक्तिशाली नहीं था, योग्य नहीं था, तो उसने क्या किया, इनके जो किले थे, यानी कि बंगाल के अंदर किला या फिर मध्य प्रदेश के अंदर किला, गुजरात के अंदर इनके किले होते थे, तो इसने किले के ऊपर सूबेदार को नियुक्त करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं तो नहीं संभाल पाऊंगा, मैं तो अयोग्य हूं, एक तरीके से इसके हाथ से बात निकलती दिखाई दे रही थी कि मेरे बस की बात नहीं, अंग्रेज भी भारत के अंदर बैठे हैं। तो जो किले थे, जैसे कि यूपी के अंदर अवध पड़ता है, वहां पर एक नवाब बैठा दिया, यानी कि एक सूबेदार बैठा दिया कि ये मुगल का ही सूबेदार है, यहां पर उस किले की रक्षा करेगा, उस राज्य की रक्षा करेगा। तो ऐसे ही एक कुली मुर्शीद कुली बंगाल का सूबेदार बनाया। लेकिन मुर्शीद कुली ने क्या किया, कुछ ही टाइम बाद खुद को मुगलों से अलग कर लिया और खुद को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया कि भाई बंगाल मेरा है, बंगाल का मैं ही शासक हूं और बंगाल का मैं नवाब हूं। ऐसे ही सुजाउद्दीन दौला आप पढ़ोगे, जो कि यूपी के अंदर अवध के अंदर खुद को शासक घोषित कर लेता है। सिराजुद्दौला आएगा, मीर कासिम आप पढ़ोगे, ये सब नवाब थे। ठीक है, मुगलों का शासक चल रहा था, मुगलों ने गलती कर दी क्योंकि अयोग्य शासक थे, उन्होंने अपना हाथ में शासन नहीं लिया। जितने इनके किले थे उनके ऊपर इन्होंने सूबेदार बैठा दिए, सूबेदार को नियुक्त किया। सूबेदारों ने इनके साथ
धोखा किया, विश्वासघात करके खुद को शासक बना लिया, यानी कि यहां से मुगल खत्म होना शुरू हो गए थे, मुगलों की पावर खत्म होनी शुरू हो गई थी, मुगल सिमट के रह गए थे, यानी कि बस दिल्ली तक ही सीमित रह गए थे। बहादुर शाह जफर जो था वो केवल दिल्ली के ऊपर ही शासक करके गया, आखिरी में ऐसी सिचुएशन आ गई थी। ठीक है, तो आगे मीर जाफर नवाब के बारे में पढ़ोगे जो कि बंगाल का नवाब बना। उसके बाद मीर कासिम भी बंगाल का नवाब बना, जिसने बैटल ऑफ बक्सर में भी साथ दिया था। तो ये पूरा सीन हुआ था, इस वजह से मुगलों का पतन हुआ था, इस वजह से मुगल गए थे यार। और एक मिनट आगे बढ़ने से पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास में अक्सर आधी ही कवर होती है। फ्रेंड्स, आपको पता है पहले भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सोना था, बहुत धन था भारत के अंदर। फिर भारत गरीब होने लग गया। ठीक है, इसका एक बड़ा रीजन भी आपको बताता हूं, कब से ये सिचुएशन होने लगी। मैं आपको बताऊं, मुगल साम्राज्य की बात हो रही है तो इसी में ही ये पॉइंट आता है। आपको पता है जहां पर हम शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं, जहांगीर का पुत्र शाहजहां जब गद्दी पर बैठता है, वो बहुत सारे बड़े काम करता है, लाल किला बनवाता है, साथ ही ताजमहल का निर्माण करता है। एक और चीज का वो निर्माण करता है जो कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, तख्त-ए-ताउस या फिर मयूर सिंहासन, इसको बोला गया है तख्त-ए-ताउस या फिर मयूर सिंहासन। ये है, ये इतना महंगा था यार कि बता नहीं सकते। आज इसकी जो कीमत होनी ना वो हजारों करोड़ के अंदर होती। ठीक है, हजारों करोड़ के, इतना महंगा ये था। इसके अंदर सोना जड़ा हुआ था, 7 साल इसे बनाने में लग गए, बनवाने में लग गए। शाहजहां ने बनवाया, पूरा सोने का ये जड़ा हुआ था, हीरे जवाहरात इसके अंदर जड़े हुए थे। ये एक सिंहासन था जिसपे बहुत ही स्पेशल तौर पर ये बैठता था। ठीक है, या फिर स्पेशल गेस्ट आए हो तब ये इसका इस्तेमाल करता था, इस सिंहासन पर बैठता था। इसको बोला जाता है तख्त-ए-ताउस। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि तख्त-ए-ताउस या फिर मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, तो आप बोलोगे शाहजहां ने करवाया था। अब इसका जिक्र मैंने क्यों छेड़ा, अब ये मयूर सिंहासन भारत के अंदर क्यों नहीं है, ये कहां गायब हो गया। देखिए, ये तो बहादुर शाह जफर है, 1739 की बात कर रहा हूं। एक शासक गद्दी पर बैठा मुगल का, जिसका नाम था, क्या नाम था, एक मिनट, मोहम्मद शाह, सॉरी। ठीक है, क्योंकि आज दिन में बहुत सारे लेक्चर हो गए ऑफलाइन भी, तो इस वजह से कंफ्यूज। एक था मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह एक शासक गद्दी पर बैठा। इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था, थोड़ा रंगीन मिजाज का था। ठीक है, जब ये गद्दी पर बैठा तो ये मुगल साम्राज्य का आखिरी शासक था तख्त-ए-ताउस पर बैठने वाला, यानी कि इस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला। इसके टाइम पर जब ये गद्दी पर बैठा 1739 में, एक पर्सिया का शासक आया भारत के अंदर, यानी कि इराक का शासक आया, जिसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ईरान का। ठीक है, ईरान को पहले पर्शिया ही कहा जाता था, अब भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी नजर भारत के ऊपर पड़ी, भारत के अंदर इसने जबरदस्त लूटपाट की। लूटपाट के मकसद से ही भारत के अंदर आया था। तब इसको पता चला, भाई नादिर शाह जो भारत के अंदर आया, उसे पता चला कि हाँ, भारत के अंदर जो शासन कर रहा है मोहम्मद शाह, उसके दरबार में तख्त-ए-ताउस है, जिसकी कीमत बहुत है, बहुत ही कीमती है, यानी कि नायाब है। तो उसने मोहम्मद शाह से वो लिया। ठीक है, कुछ समझौता हुआ, कुछ शर्त रखी गई, पता नहीं धमकी दी गई एक तरीके से मोहम्मद शाह को, जिसकी वजह से वो तख्त-ए-ताउस उसको देना पड़ा नादिर शाह को, और वो ईरान ले गया उसको। और उसी के साथ साथ कोहिनूर हीरे के बारे में आपने सुना होगा। कोहिनूर हीरा जो कि भारत का था, सबसे बड़े साइज का हीरा, वो भी भारत के अंदर था। और वो मोहम्मद शाह के टाइम पर ही नादिर शाह उसको भी ईरान ले गया था। यानी कि तख्त-ए-ताउस इतना कीमती और कोहिनूर दोनों चीज भारत से निकलकर ईरान चली गई 1739 के टाइम पर, मुगलों के टाइम पर ही। और अब तख्त-ए-ताउस कहां पर है कुछ नहीं पता इसके बारे में। अगर वो आज होता तो भारत डेफिनेटली बहुत अमीर होता, और कोहिनूर होता तो क्या कहने होते यार। तो भाई ये सिचुएशन हुई थी, मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करते हैं बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व और संघर्ष, यानी कि बंगाल के ऊपर अंग्रेजों की नजर पड़ी। अब बंगाल के अंदर कुछ नवाब हुए, अली वर्दी हुआ, सुजाउद्दौला हुआ, सुजाउद्दीन दौला, और साथ ही मुर्शीद अली हुआ। इनके टाइम पर बंगाल के अंदर जबरदस्त डेवलपमेंट हुई। उस टाइम पर बंगाल, उड़ीसा, बिहार पूरा एक ही हुआ करता था। ठीक है, तो जबरदस्त उस टाइम पर बंगाल को भारत का स्वर्ण कहा जाता, भारत का स्वर्ग कहा जाता था। ठीक है, जबरदस्त व्यापार वहां से हो रहा था, बढ़िया डेवलपमेंट थी, बढ़िया वहां पर खेती कर रहे थे लोग भारत के ही। तो अंग्रेजों की वहां पर नजर पड़ गई। ठीक है, एक जनरल बना के भेजा गया ब्रिटिश से, लॉर्ड क्लाइव या फिर रॉबर्ट क्लाइव के नाम से जिसको आप जानते हैं। वो जनरल बन के आया भारत के अंदर, और वो
डायरेक्ट बंगाल पहुंचा। बंगाल के अंदर उस टाइम पर अलीवर्दी कुली मुर्शीद के बाद जो बंगाल का नया नवाब बना था वो बना था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यही है भाई सिराजुद्दौला। 1756 में गद्दी पर बैठा और 1757 तक इसने बंगाल का नवाब बना रहा, बंगाल के ऊपर राज किया। अब जो भाई सिराजुद्दौला था थोड़ा गर्म दिमाग का था, ये बर्दाश्त नहीं करता था फ्रांसीसियों को और ये जो हमारे अंग्रेज थे, ठीक है, इनके खिलाफ ये पूरा था कि इनको मुझे भगाना है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, पूरा गर्म दिमाग था। इसी के टाइम पर ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, मैं आपको बताऊंगा क्या था वो। तो अलीवर्दी खां के बाद कौन बैठा? सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बन गया और क्रूर था, मैं आपको बता चुका हूं, अपनी क्रूरता से प्रसिद्ध था, उसने कभी अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए काफी बार लड़ाइयां लड़ी, बहुत बार, ठीक है, कोशिश करी। सिराजुद्दौला के टाइम पर ही काल कोठड़ी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी घटित हुई थी। ये इंटरेस्टिंग है भाई, ये ब्लैक होल ट्रेजेडी है क्या? आईएएस के इंटरव्यू में आपने कई बार सुना होगा व्हाट इज द ब्लैक होल ट्रेजेडी और किस नवाब के टाइम पर हुई थी, किसने ब्लैक होल ट्रेजेडी को अंजाम दिया था, ये क्या था? ठीक है भाई, काल कोठड़ी की त्रासदी। सुनिए, सिराजुद्दौला के टाइम पर ही इसने लगभग 1756 या फिर 1756 के आसपास ही क्या करवाया, अंग्रेजों के लगभग 146 आदमियों को, जिसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, कुछ सैनिक भी थे, उनको 146 लोगों को एक 20 बाई 14, ठीक है, 20 फीट उसकी लंबाई थी और 14 फीट उसकी चौड़ाई थी, यानी कि एक रूम ही था, कमरा ही था, उसके अंदर अंधेरे में बंद कर दिया 146 लोगों को। इतने छोटे कमरे में 146 लोग भूस की तरह ठूस दिए, ऐसा कह सकते हैं आप। रात को उनको उस कोठरी में ठूसा गया था और अगले दिन सुबह को निकाल के जब देखा गया, उनमें से केवल 23 लोग ही जिंदा बच पाए, बाकी सबकी मौत हो गई थी। उसी को ही बोला जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी, यानी कि अंग्रेजों के इतने जबरदस्त खिलाफ था सिराजुद्दौला कि ये हरकत इसने की थी, ठीक है। अब देखिए, सिराजुद्दौला के टाइम पर ही, ये मैंने यहां पर डिटेलिंग लिख दी है, वैसे ये देख लीजिएगा, ठीक है, 20 जून 1756 को हुई थी ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये भी आ गया है यहां पर ही। अब देखिए, अब बात आती है बैटल ऑफ प्लासी की। यहां पर देखिए, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ था, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कब हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था हमारा 1757 पर, 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब बन चुका था और अंग्रेजों के बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। उस टाइम पर सिराजुद्दौला का एक सेनापति हुआ करता था मीर जाफर, उसने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, यानी कि अंग्रेजों के साथ उसने हाथ मिला लिया था कि हां, अगर तुम मुझे नवाब बनाते हो सिराजुद्दौला की जगह तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं अपनी सेना को ही खुद हराऊंगा और सिराजुद्दौला को मार गिराएंगे और बाकी जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। अंग्रेजों को इसने बोल दिया, तुम जहां पर व्यापार करना चाहते हो करिएगा, जो भी अधिकार तुम्हें चाहिए वो अधिकार तुम्हें मिलेगा, अपनी कंपनी बनाना चाहते हो अपनी कंपनी बनाओ, ठीक है। तो ये उसने कर लिया। अब भाई सिराजुद्दौला ने तो मीर जाफर के ऊपर भरोसा कर रखा था कि मेरा सेनापति है, तो लगभग 50,000 सैनिक सिराजुद्दौला की सेना में थे और केवल 7,000 के आसपास सैनिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की थी उसके सेना थे। लेकिन मीर जाफर के विश्वासघात की वजह से सिराजुद्दौला की बैटल ऑफ प्लासी में हार हो गई थी और उसके बाद सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो याद रखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से हारा था क्योंकि उसके सेनापति मीर जाफर ने उसके साथ विश्वासघात किया था। प्लासी फिलहाल बंगाल में एक जिला पड़ता है नदिया, जो कि गंगा के किनारे है, वहां पर ही पड़ता है प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी कहां पर पड़ता है, समझ आ गया। प्लासी का युद्ध अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव, देखिए लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था, यानी कि अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व किया था, लीड किया था युद्ध, वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, लॉर्ड क्लाइव ने किया था। और इधर मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। उसके बाद 24 परगना जहांगीर भी अंग्रेजों को दी गई और लगभग 25 लाख रुपए लॉर्ड क्लाइव को दिए गए नवाब मीर जाफर की तरफ से, क्योंकि मीर जाफर को बना दिया गया था बंगाल का नवाब। 1757 से 1760 तक मीर जाफर बंगाल की गद्दी पर बैठा।
उसके बाद नवाब बनने के पश्चात मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगना बंगाल की जागीर पुरस्कार में दे दी थी और 24 परगना की जागीर को क्लाइव की जागीर कहा जाता है और 2,34,000 पौंड व्यक्तिगत भेंट दी थी, बता चुका हूं। मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी कर्नल क्लाइव ही बैठा था, जो वो कहता था वही करा जाता था और ये उससे डरता था। उसके बाद मीर जाफर को गद्दी से हटाया और मीर कासिम 1760 में गद्दी पर बैठ गया बंगाल की और 1765 तक इसने बंगाल की गद्दी पर एज अ नवाब राज किया। ठीक है, 1760 में ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। मीर कासिम ने अंग्रेजों को ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। इसके बाद होता है हमारा बैटल ऑफ बक्सर, जो कि होता है 1764 में। बक्सर एक जगह पड़ती है जो कि फिलहाल बिहार के अंदर है, वहां पर ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। डेट नोट कर लीजिए प्रॉपर, 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जो कि अंग्रेज लॉर्ड हेक्टर मुंगेर और मीर कासिम अवध का नवाब शुराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अब इस चीज को समझिएगा, बंगाल का नवाब कौन है भाई? मीर कासिम है। ठीक है, मीर कासिम को अंग्रेज पसंद नहीं थे, अंग्रेजों को मीर कासिम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में युद्ध इसलिए छिड़ा क्योंकि मुगलों का एक शासक हुआ करता था जिसने अंग्रेजों को एक अधिकार नहीं दिया था, मतलब एक हस्ताक्षर, एक दस्तावेज जारी किया था, उसको हस्ताक्षर दस्तावेज बोला गया था। उसमें क्या होता था, अगर भारत के अंदर से व्यापार के तौर पर अंग्रेज कुछ भी बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पहले जो वहां का शासक है उसके हस्ताक्षर लेने जरूरी है। लेकिन जब मीर जाफर गद्दी पर बैठा, मीर जाफर लॉर्ड क्लाइव ने गद्दी पर बैठाया था, मीर जाफर ने अंग्रेजों को यह अनुमति दे दी कि तुम्हारा ही अधिकार है, जो ये हस्ताक्षर पत्र है इसके ऊपर तुम्हारी दस्तावेज पर तुम्हारी हक है, ये तुम्हारी अंडर पर है। जैसे ही वो दस्तावेज अंग्रेजों के हाथ में जाता है तो वो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी कि कितना माल बाहर जा रहा है इंडिया से व्यापार के तौर पर कुछ नहीं पता, उसका दुरुपयोग वो कर रहे हैं, खुद ही सिग्नेचर कर रहे हैं और खुद ही माल निकाल रहे हैं। इसी वजह से इसी चीज को लेकर मीर कासिम नाराज हुआ अंग्रेजों से और अंग्रेजों के साथ इसने भी युद्ध छेड़ दिया। मीर कासिम भाग के जाता है उत्तर प्रदेश के अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, शुजाउद्दौला अवध का उस टाइम पर नवाब था, और साथ ही जिसके बाद मीर कासिम और शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था वो दोनों मिलकर जाते हैं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, जो कि बहादुर शाह जफर से पहले गद्दी पर होता है, यानी कि दूसरा आखिरी मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, जो कि दिल्ली की गद्दी पर राज कर रहा था। ठीक है, ये तीनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं, जिस युद्ध को नाम दिया है बैटल ऑफ बक्सर, जो कि बिहार के अंदर हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भी जो सेना सबसे बड़ी थी वो इन्हीं की ही थी, यानी कि मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की थी। लेकिन फिर भी बक्सर के युद्ध में ये पराजित हुए थे और अंग्रेजों की जीत हुई थी, जिसके बाद इलाहाबाद का समझौता हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई। किस किस के बीच में हुई थी? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जिसमें यही तय हुआ था, टैक्स वगैरह देने का तय हुआ था कि सालाना इतना टैक्स नवाबों को दिया जाएगा वगैरह वगैरह, वही हुआ था। लेकिन अंग्रेजों ने फिर ऐसा कुछ नहीं किया था क्योंकि भाई शासन चल रहा था, कंपनी शासन, खुद की फौज उन्होंने बना ली थी। उस टाइम पर कंपनी का शासन चलता था, जगह जगह ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा है, यहाँ पर उस कंपनी का शासन चल रहा है, तो इस तरीके से चल रहा था। ये देखिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। अंग्रेज संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब नजुमदौला था, परंतु बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद दौला था। बस ये है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये चीज। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट जो कि आज हमारा चल रहा है, बहुत सारे लोगों के समझ नहीं आता, मेरी भी समझ नहीं आता था पहले, और डेफिनेटली इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि ये जो इसमें टर्म है ना, नाम है सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दीन दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर, ये जो टर्म है, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में हुआ, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। रट्टा मार लोगे
तब भी नहीं होगा। 2-4 बार चीजें आपको डीप समझनी पड़ेगी, फोकस के साथ आपको कवर करना पड़ेगा। लेक्चर आपने देख लिया, अच्छी बात है, उसके बाद बुक को भी आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप इसको समझोगे। ऐसे समझ आने वाली चीज नहीं है। बाकी नेशनल मूवमेंट आएगी, अपने सब फ्रीडम फाइटर इंडियन आ जाएंगे, भगत सिंह आ जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे समझोगे, क्योंकि इजी है सब चीज। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। तो भाई अंग्रेजों का शासन चल रहा है भारत के अंदर, कंपनी शासन चल रहा है। बात आती है 1857 की क्रांति। अब कंपनी शासन चल रहा था, कंपनी की जो शासन था, कंपनी की जो सेना थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के अंदर भारतीय शामिल हो रहे थे, यानी कि भारतीय सैनिक थे। अब उसी में हिंदुस्तानी सैनिक जैसे कि मंगल पांडे, बंगाल के बैरकपुर के अंदर जो सेना यूनिट थी कंपनी की, उसके अंदर एक सैनिक था मंगल पांडे। ये कहा जाता है जो इस भारत 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई वो वहां से ही हुई थी। वैसे वास्तविक तौर से मेरठ से मानी जाती है, क्योंकि मंगल पांडे ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने लेफ्टिनेंट को गोली मारकर हत्या करी, फिर उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। उसके बाद 10 दिन बाद ही मेरठ के अंदर फिर यह विद्रोह शुरू हुआ और फिर इस विद्रोह ने जबरदस्त स्पीड पकड़ ली थी। ठीक है, थोड़ा डिटेल से चलते हैं। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह का कारण माना जाता है मंगल पांडे को। इस विद्रोह के अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कारण माना जाता है। सबसे बड़ा कारण माना जाता है 1857 की क्रांति का धार्मिक कारण। क्यों बताऊंगा, लेकिन इस विद्रोह का तत्कालीन कारण एनफील्ड राइफल, उस टाइम पर अंग्रेजी जो सेना थी, अंग्रेजी कंपनी की जो सेना थी, उसमें एक राइफल का इस्तेमाल होता था। दिखाता हूं कैसी राइफल थी, वो इस टाइप की राइफल थी। इसको एनफील्ड राइफल बोला जाता है। इस राइफल के अंदर बारूद को ऐसे ठोक के भरा जाता था। ये दिखाई दे रहा है, जैसे ये देखिए, ये तो है कारतूस। ठीक है, इस कारतूस के ऊपर से एक ढक्कन टाइप का मुंह से खोला जाता था। जब ये कारतूस खुल जाता था, इसके अंदर ये पाउडर होता था। वो पाउडर बंदूक के अंदर ऐसे डाला जाता था, यानी कि मुंह से खोला और वो पाउडर बंदूक के अंदर ऐसे डाला, फिर उस बंदूक के अंदर वो पाउडर ऐसे ठोका। और जब ये बंदूक काम करती थी, जब ये राइफल काम करती थी, इस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। इसका इस्तेमाल होता था सेना के। ठीक है, तो इसमें तो इसमें जो कारतूस इस्तेमाल होता था, ये जो कारतूस, इसमें जो कारतूस इस्तेमाल होता था, ये जो आप देख रहे हैं, ये बीच में पाउडर भरा हुआ है। इसका जो ढक्कन, मैंने आपको बताया कि मुंह से इसकी एक तरीके से ढक्कन खोला जाता था, तब कारतूस को बंदूक के अंदर नली में डाला जाता था। अब ये जो एक ढक्कन एक तरीके का है, ये जो ढक्कन था, ये था गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ ये ढक्कन था। एक तरीके से ढक्कन, हम इसको परिभाषा दे रहे हैं सिंपल सी, क्योंकि मुंह से पकड़ के खोलना पड़ता था, ताकत लगानी पड़ती थी, क्योंकि ये टाइट बंद हुआ करता था। जब उसे मुंह से पकड़ के खोला, तभी ये जो पाउडर है, कारतूस है, वो बंदूक के अंदर भरा जाता था। ठीक है, अब जो भारतीय थे, यानी कि जो हिंदू कंपनी के अंदर सैनिक थे, उन्होंने ऐसे करने से बिल्कुल मना कर दिया। इसी वजह से ये एक तरीके से धार्मिक विद्रोह माना जाता है। ठीक है, एनफील्ड राइफल के प्रयोग में होने वाला चर्बी युक्त कारतूस था। इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, जिन्हें मुंह से खोलकर प्रयोग किया जाता था। डिटेल समझा चुका हूं किस तरीके से किया जाता था। ठीक है, अब जब चर्बी युक्त कारतूसे के प्रयोग के विरुद्ध भारत की पहली घटना मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी में हुई। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के विद्रोह में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। यानी कि मंगल पांडे ने साफ मना कर दिया था कि हम इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चर्बी लगे हुए कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने मना कर दिया कि इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें क्या हुआ, मंगल पांडे ने, जो कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, बैरकपुर छावनी के, बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, इनके लेफ्टिनेंट थे बाग, कर्नल बाग, लेफ्टिनेंट बाग, उनको गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। ठीक है, साथ ही हैंडस्टन पर गोली चलाकर विद्रोह को चिंगारी में भड़काया, यानी कि विद्रोह की चिंगारी भड़का दी। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। ठीक है, यानी कि 10 मई 1857 से विद्रोह शुरू हो गया था। दिल्ली में भड़क गया था, कानपुर में भड़क गया था, झांसी यूपी में, जगह जगह ये विद्रोह
भड़क गया था। मंगल पांडे का क्या हुआ था वो मैं आपको बता दूं, इसके बारे में बता चुका हूं। मंगल पांडे 19 जुलाई 1857 को मंगल पांडे का जन्म हुआ था। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए। क्लियर है, मैंने आपको बता दिया था बैरकपुर छावनी के ही सैनिक थे। 1856 में सेना में ग्रीस कारतूस का इस्तेमाल शुरू हुआ। 1856 में उस वाले कारतूस का इस्तेमाल शुरू हो गया। फरवरी 1857 में कारतूस में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल से रोष हुआ। 1857 फरवरी 1857 में विद्रोह कर दिया था सैनिकों ने। 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा दी थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर परेड ग्राउंड में फांसी पर लटकाया गया। यानी कि जब उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी थी इस विद्रोह के चलते, तो सजा इनको दी गई। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी पर लटकाया गया बैरकपुर परेड ग्राउंड के अंदर। तो जितनी भी डेट हैं ये मंगल पांडे लिखकर ऊपर नोट कर लीजिए कौन सी डेट में क्या स्थिति हुई थी, क्या सिचुएशन बनी थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में एग्जाम में बनेंगे। लेक्चर बड़ा होता जा रहा है, क्या करूं इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे ही इनको फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को, उसके बाद शायद 24 अप्रैल को मेरठ में ही लोगों ने, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे, सिपाही थे, उन्होंने भी विद्रोह शुरू कर दिया कि हम भी इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, साफ मना कर दिया। और 10 मई को उन्होंने मेरठ से विद्रोह शुरू कर दिया। और इस विद्रोह की खबर एकदम से पूरे भारत में फैलने लग गई, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर फैल गई, दिल्ली के अंदर फैल गई, वेस्ट बंगाल के अंदर फैल गई और जगह जगह से इसका विद्रोह करना शुरू हुआ। दिल्ली से जो लगभग 85 सैनिकों और लोगों की एक टुकड़ी दिल्ली की ओर चल पड़ी थी, दिल्ली मदद मांगने, क्योंकि दिल्ली बैठे हुए थे मुगल का आखिरी शासक बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय भी इन्हें बोला जाता है, बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है। बहादुर शाह जफर इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहादुर शाह जो थे ये शायरी लिखा करते थे। और शायरी किस नाम से लिखा करते थे? जफर नाम से शायरी लिखा करते थे, इसलिए इनको बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है और बहादुर शाह द्वितीय भी बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब इस विद्रोह का जगह जगह से अलग अलग नेतृत्व लोग करने लगे। जब 85 लोगों की टुकड़ी मदद मांगने दिल्ली दरबार में पहुंची तो वहां बहादुर शाह जफर ने उनका प्रॉपर साथ दिया। बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने इस विद्रोह का सामना किया। प्रॉब्लम कहां पर आई? अंग्रेजों ने एक स्ट्रेटजी लगाई, डिवाइड एंड रूल की। बहुत सारी मूवीज में आपने ये वर्ड सुना होगा। अब देखिए, जो अंग्रेजी कंपनी की सेना थी उसमें अंग्रेज सैनिक तो थे ही, उसमें कुछ भारतीय सैनिक भी थे जो कि विरोध नहीं कर रहे थे चर्बी वाले कारतूस को लेकर। अब कुछ सैनिक वो थे जो कि विरोध में थे चर्बी वाले कारतूस को लेकर। अब क्या हुआ, इस तरफ भी भारतीय हैं और इस तरफ भी भारतीय हैं, ठीक है, दोनों को आपस में भिड़वा दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, अब अंग्रेजी सेना एक तरफ और भारत के लोग एक तरफ। कुछ भारतीय सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह छेड़ा था। अब अलग अलग जगह से उनका नेतृत्व लीड करने वाला भी चाहिए था। अब जैसे कि दिल्ली में इस आंदोलन का, इस विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने किया। साथ ही यहां पर विद्रोह को कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम मैंने लिखा हुआ है, निकोलसन एंड हैंडसन, यानी कि इनके खिलाफ जो था अपनी सेना लेके वो ये था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में भी इस आंदोलन की चिंगारी उठी, यानी कि इस विद्रोह की चिंगारी उठी। वहां पर बेगम हजरत महल ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, लीडर बनी वो। साथ ही कानपुर में नाना साहब और तांतिया टोपे, इनकी अलग स्टोरी है, किसी दिन लेक्चर में कवर कराऊंगा। इन्होंने नेतृत्व किया। झांसी से सब लोग जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह ने नेतृत्व किया। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया। बरेली से खान बहादुर ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, यानी कि इनके साथ लोग जुड़े और सामने से अंग्रेजी कंपनी की सेना आपस में भिड़ी हुई थी। ठीक है, तो जम के यार भारतीयों ने मुकाबला करा, कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन फिर भी यह विद्रोह असफल रहा था। यह विद्रोह क्या रहा था? असफल रहा था। इस विद्रोह का असफल होने के कारण सामने आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण योग्य नेतृत्व एवं संगठन का अभाव। कुछ जगह ऐसी रही जहां पर योग्य नेतृत्व नहीं था, यानी कि योग्य लीडर नहीं थे। ठीक है, टीम को लीड करने वाले अच्छे नहीं थे। एक कारण तो यह हुआ, या फिर लीडर पीछे हट गए थे। ठीक है, शुरू तो किया लेकिन वो पीछे हट गए।
सीमित क्षेत्र में विस्तार तथा अंग्रेजों की श्रेष्ठ शक्ति। अब देखिए, जो ऑब्वियसली अंग्रेजों की पावर ज्यादा थी, उनके पास हथियार एडवांस थे बहुत ज्यादा, इसी वजह से अंग्रेजों की सेना भी बड़ी थी, इसी वजह से हारे भारतीय। अनेक जमींदारों द्वारा अंग्रेजों का सहयोग। बहुत सारे भारत के अंदर उस टाइम पर ऐसे जमींदार थे जिनके पास पावर थी, जिनके पास लोग थे, जिनके पास पैसा था, जिनके पास धन था। उन्होंने भारतीयों का साथ ना देकर अंग्रेजों के साथ वो हो गए और अंग्रेजों का साथ दिया बड़े बड़े जमींदारों ने, पावरफुल जमींदारों ने, जिसकी वजह से 1857 के विद्रोह में भारतीय हारे थे। सभी वर्गों का विद्रोह में शामिल न होना। भारत के अंदर सभी वर्ग विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ज्यादातर मैक्सिमम हिंदू धर्म के लोग ही इस विद्रोह में देखे गए, बाकी सभी वर्गों ने इसमें भाग नहीं लिया था, इस विद्रोह में नहीं चले थे, इसलिए कमी पड़ गई थी इनके पास। तो ये कुछ 3-4 कारण है जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह फेल हुआ था। कई बार इंटरव्यू में यूपीएससी के पूछ ले जाता है कि जो लोग बोलते हैं कि मैंने हिस्ट्री सिलेक्ट किया हुआ है, उनसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के विद्रोह का असफल होने के कारण बताइए। तो ये कुछ कारण थे। लीडरशिप अच्छी नहीं थी, अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी थी और भारत के साथ कुछ भारतीय ही नहीं थे। जो बड़े बड़े जमींदार थे, पावरफुल जमींदार थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और सभी वर्ग के लोग भारत में भारतीयों के साथ नहीं थे। अब देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद कंपनी शासन समाप्त हो गया। यानी कि 1857 में जब भारतीयों को दबा लिया अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने सोचा अब यार ये कंपनी शासन हटाओ, अब क्या फायदा कंपनी शासन का, अब तो बस अंग्रेजी शासन लेकर आते हैं, बाहर से बुलाते हैं ब्रिटिश से और वॉइस रॉय बनाते हैं, गवर्नर जनरल भारत के अंदर नियुक्त करते हैं, अपना प्रेसिडेंट बनाते हैं। तो 1857 के अंदर ही कंपनी शासन खत्म होता है और ब्रिटिश शासन का सीधा नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और 1857 में मैंने आपको बताया था, जो मुगल का आखिरी शासक गद्दी पर बैठा हुआ था दिल्ली की, बहादुर शाह जफर बहादुर शाह द्वितीय, उसको 1857 की क्रांति के टाइम पर ही अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और उसको रंगून ले गया। यानी कि मुगल साम्राज्य खत्म 1857 की क्रांति के बाद, और यहां से पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन का आधिपत्य हो गया, ब्रिटिश शासन का नियंत्रण हो गया भारत के ऊपर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। यानी कि भारत के अंदर गवर्नर जनरल बन रहे थे 1857 से पहले, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल को ही क्या बोले जाने लगा, वायसराय बोले जाने लगा। और भारत का पहला वायसराय कौन था, ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है लॉर्ड कनिंग। क्योंकि 1857 की क्रांति के टाइम पर भारत का जो गवर्नर जनरल था, भारत में ब्रिटिश का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कनिंग। और जब 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल को ही वायसराय कहा जाने लगा, तो यही गवर्नर जनरल की जगह वायसराय बन गए। तो ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने कि भारत के अंदर पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था, तो आप सीधा सीधा आंसर लगा दो कि ये लॉर्ड कनिंग था। और भारत का आखिरी गवर्नर जनरल ब्रिटिश कौन था, वो भी लॉर्ड कनिंग था, क्योंकि इसी के बाद 1857 की क्रांति के बाद ही गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रथम वायसराय कौन था। तो भाई ये हुआ था 1857 की क्रांति में। और इसके बाद से बंगाल, पूरे भारत के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया, व्यापार भी इनका, फ्रांस गायब, डच गायब, पुर्तगाल शासन कर रहे थे, दबे हुए थे पुर्तगाल अंग्रेजों के नीचे, चुपचाप बैठ के शासन कर रहे थे, उंगली भी उठा दे उनकी मजाल नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों ने पूरा शासन कर रखा था। उसके बाद होता है भारत के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब 1857 से लेकर लगभग 1900 तक आराम से शासन करेंगे ये, ठीक है। उसके बाद भारत के अंदर नौजवान उठने शुरू हो जाएंगे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भी बहुत सारे लोग आना शुरू हो जाएंगे जो कि खिलाफ आवाज उठाएंगे अंग्रेजों के। और वो हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में। 1900 से लेकर जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होंगे, चाहे वो बंगाल विभाजन हो या फिर दिल्ली दरबार, दिल्ली को राजधानी बनाना, दिल्ली
स्थापित करना हो, ठीक है, या फिर वो जलियांवाला बाग कांड हो, रोलेक्ट एक्ट हो, क्रिप्स मिशन हो, साइमन कमीशन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर सिविल डिसोबीडेंस हो, ये तो वो सविनय अवज्ञा ही हो गया, इरविन समझौता हो, या फिर और क्या क्या थे महात्मा गांधी जी द्वारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी कांड हो, और भी बहुत सारे चीज थी। तो सभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप इंजॉय किया होगा आपने ये लेक्चर। मानता हूं बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, और आज दिन में 7 लेक्चर हमारे हुए हैं यार ऑफलाइन क्लासेस में, और ऑनलाइन में भी आज लगभग 3 लेक्चर हुए, टोटल 9 लेक्चर आज मैंने लिए हैं। गला बैठा हुआ है और तब जाके लेक्चर लिया, इसी वजह से जबान थोड़ी सी लड़खड़ा रही थी, बस यही प्रॉब्लम थी। अब सिचुएशन ऐसी है कि रात के बजे हुए हैं 3 और हालात आप देख ही रहे हो, खड़ा भी नहीं हो जा रहा है अब तो बस। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद लाइक करेगा, शेयर करिएगा जितना हो सके, और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ज्वाइन हो जाइए। सर्च करिए यार टेलीग्राम के ऊपर वे टू सक्सेस, मिल जाऊंगा वहां पर, आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलते रहते हैं, दी करंट अफेयर शो के भी। तो बस ज्वाइन हो जाइए, और इंस्टाग्राम के ऊपर कोई भी सवाल हो डीएम करके पूछ सकते हैं, सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए भाई जय हिंद।